सो द विजन ऑफ न्यू इंडिया, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे बीच एक ऐसी इस वक्त शख्सियत मौजूद है जो कि समाज और देश को पहली प्राथमिकता मानते हैं। आपने एक एवी देखी इस वक्त सुनील रामदास अग्रवाल जी से जुड़ी हुई, उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए और आइए आज उनके द्वारा किए गए कामों को हम सराहते हैं। विजन ऑफ न्यू इंडिया की हमारी इस चर्चा में सुनील रामदास अग्रवाल जी का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूं। आप चेयरमैन हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के और एक बार फिर से स्वागत करते हुए आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। और आज जब हम चर्चा करने वाले हैं तो हमारी चर्चा का जो थीम है, विषय है, वो है हरित भारत, सशक्त भारत। और जाहिर बात है कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन क्या अकेले सरकार इस मुहिम को सिर्फ पूरा कर सकती है या फिर इसमें ऐसे अनेकों हाथ जुड़े ताकि इस मुहिम को और बल मिल सके, और इसी को बल देते हैं सुनील रामदास अग्रवाल जी। सबसे पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे यह है कि पर्यावरण के लिए जिस तरीके का आपका योगदान है वो सबको इंस्पायर करता है, सबको इंस्पिरेशन देता है। कैसे आपने ये सोचा, ये पहला ख्याल आपके जहन में आया कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं, और आपने अभी तक क्या क्या काम किया है पर्यावरण के संरक्षण के लिए? धन्यवाद पूर्णिमा जी। सर्वप्रथम तो विजन ऑफ न्यू इंडिया, बढ़ता भारत उभरता भारत, इस कार्यक्रम के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बताना चाहूंगा कि इस चैनल का लॉन्च 15 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त को। उस समय भी मेरा दिल्ली आना हुआ था। जगदीश जी, चंद्रा जी और मनोज जगासी जी से भी मेरे परिचय हुआ था और बहुत ही कम समय में मात्र 10 महीनों में इस चैनल ने पूरे भारत देश में नेशनल चैनल में अपने आप को एक साबित किया है, स्थापित किया है और विजन ऑफ इंडिया की तर्ज पर ही काम कर रहा है। थैंक यू। और आपने पर्यावरण के बारे में पूछा, क्यों सोचा मैंने, मैं बताऊंगा। पिछले 30 वर्ष पहले मैं सड़क कार्य से जुड़ा। जब सड़क कार्य से जुड़ा तो सड़क बनाने में बहुत से पेड़ों की कटाई होने लगी, जिसे देखकर मुझे बहुत दर्द होता था। बताना चाहूंगा मैं वहां पर रुकता नहीं था साइड पे जब पेड़ कटते थे। तब मेरे मन में आया कि जब इतने पेड़ हम काट रहे हैं तो इसको हम लगाएं भी। इसी भावना के तहत मैं 2004 में लायंस क्लब से जुड़ा। वहां पर मैंने बहुत से वृक्षारोपण के कार्य किए और आगे बढ़ते रहा। वृक्षारोपण के कार्य में बहुत सम्मानित भी हुआ। फिर वर्ष 2014 में मेरे माता पिता रामदास अग्रवाल द्रौपदी देवी, उनकी 50वीं वर्षगांठ पर मैंने रामदास द्रौपदी फाउंडेशन का अनाउंस किया। बताना चाहूंगा हम अपने माता पिता की याद में, स्वामी जी आपको भी कहना चाहूंगा, कार्य करते ही हैं, पूर्वजों की याद में कार्य करते हैं। यदि हम सब लोग अपने माता पिता के सामने ही अच्छे कार्य को करें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। तब मैंने उनके वर्षगांठ पर इसकी स्थापना की और रायगढ़ में एक स्वयं की नर्सरी बनाई। नर्सरी क्यों बनाई? मैं पहले विशाखापट्टनम, हैदराबाद से पेड़ खरीद के लाता था जो बहुत महंगे होते थे और वो सस्ते भी नहीं होते थे जलवायु के आधार पर। हर एक प्रदेश की अपनी जलवायु अपनी अपनी होती है। तब मैंने रायगढ़ में रामदास नर्सरी स्थापित की और उसमें 3 लाख पौधों का मैंने चयन किया। लगभग 50 प्रजाति से ऊपर का पौधे हम वहां पर निर्माण करते हैं और प्रतिवर्ष 50,000 पौधे हम विभिन्न संगठनों के साथ, विशेषकर रायगढ़ जिले में जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जो भी हो, सभी प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर हम पौधारोपण करते हैं। बताना यह भी चाहूंगा कि हम 5 फुट से ऊपर की पेड़ लगाते हैं। 5 फुट से 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट की पेड़ होते हैं। मेरा मानना है कि हम यदि 1 फुट 2 फुट की पेड़ लगाएंगे और ट्री गार्ड भी लगाएंगे, एक तो खर्चीला होगा और सस्टेन नहीं होगा। यदि बारिश के समय 5 फुट से ऊपर के पेड़ वृक्षारोपण करते हैं तो 90% आपको सफलता मिलेगी। तो आपको सुकून भी मिलेगा कि मैंने जो कार्य किया है वह सफल हो रहा है। देखिए, इस बात पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये ख्याल आप में से कितने लोगों के मन में आया कि आपके सामने पेड़ कट रहा हो तो आपने सोचा हो कि अगर पेड़ कट रहा है तो मैं एक पेड़ और लगाऊं। और इसी जज्बे को और इसी सोच को आपकी सुनील जी हम सलाम करते हैं और इसी को विजन ऑफ न्यू इंडिया के तौर पर देखिए कहना चाहूंगा जी कि यदि इंसान धरती पे न हो स्वामी जी, और यदि सिर्फ जंगल हो तो कितने पेड़ होंगे? जब आप निर्माण करते हैं घर का, कारखाने का, सड़क का, जो जिसको विकास भी कहते हैं, तो आप पेड़ काटेंगे ही। बिना पेड़ काटे तो आप निर्माण कर ही नहीं सकते। धरती पे पेड़ ही होते हैं। 90% धरती पे पेड़ होते हैं, 10% पहाड़, नदी, नाले होते हैं। तो यदि आप कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप पेड़ काटेंगे। जब आप पेड़ काटेंगे तो आप पेड़ लगाना चाहिए और ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए।
सीधी सी बात है। यदि आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि हालांकि अगला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अलग अलग संगठनों के साथ जुड़े हैं, फिर भी आपने एक अलग से फाउंडेशन बनाई, उसका आपने जवाब भी दिया। माता पिता को ध्यान में रखते हुए आपने सोचा कि उनके सामने ही मुझे इस तरीके का अच्छा कार्य करना है। लेकिन क्योंकि हमने पिछली बार देखा जिस तरीके से कोविड काल आया सुनील जी, और बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसमें भी आपने बहुत शानदार काम किया, लोगों तक मदद पहुंचाई, जितनी संभव हो सकती थी उतनी मदद पहुंचाई। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि मुझे किसी की मदद करनी है लेकिन मेरी पहुंच बहुत दूर है उससे? तो किस तरीके से उन चुनौतियां का आपने सामना किया और कोविड काल में उन लोगों की मदद की जिनके लिए मदद बहुत दूर खड़ी थी? वास्तव में पूर्णिमा जी, कोरोना का जो समय आया था बहुत भयावह था, और पूरी देश को एक सीख लेनी चाहिए उससे कि उस कालखंड में क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से भारत देश एक बहुत सशक्त देश है, इस बात को लोहा मनवाया भारत देश की जनता ने। आपने देखा होगा 140 करोड़ की जनता इस कोरोना काल की चपेट में आ चुकी थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, केंद्र सरकार की सूझबूझ से, आम जनता की सूझबूझ से हमने इस पर विजय पाई। आप देखेंगे 40 दिन का लॉकडाउन हुआ। मैं कहता हूं भारत इतना मजबूत है, यदि 1 साल का भी लॉकडाउन हो जाए तो भारत हिलने वाला नहीं। वो क्यों? कि भारत में सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, विदेशों में एकल व्यवस्था है। वहां इंसान अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है। यहां पर हम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से जब कोरोना काल आया तब हमने देखा कि क्या जरूरत है। पूरा देश थम गया था, तो लोगों को इलाज चाहिए था, लोगों को खाना चाहिए था, लोगों को आवाजाही के लिए व्यवस्था चाहिए थी। लोग फंस गए थे अचानक मिडनाइट लॉकडाउन होने से। तब हमने जितनी क्षमता के साथ सारे अस्पतालों से चर्चा की कि किसको कहां पर बेड मुहैया कराई जाए, कच्चा राशन, पक्का राशन। हमारे पिता श्री रामदास अग्रवाल जो 77 वर्ष के थे, उन्होंने पैकेट बनाया कच्चा राशन के, घर घर पहुंचाया। हमने जब उनसे कहा कि बाबूजी ये यहाँ तो किसी से बात करना भी मना है, मास्क लगाना है, आप ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 77 साल के व्यक्ति जीवन को जीना चाहता हूं और यहाँ युवा मर रहा है जी। तो मुझे ऐसी जिंदगी से कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने लोगों की जान बचा पाऊंगा, और वो निरंतर घूमते रहे, काम करते रहे। और बताना चाहूंगा मुंबई की नानावटी अस्पताल में वो दिवंगत हो गए कोरोना काल की चपेट में आकर। और हमने पूरे परिवार ने, मैं ही नहीं, मेरे पिताजी नहीं, पूरे समाज ने वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा से काम किया, जितना कर सकते थे काम किया। और छत्तीसगढ़ वास्तव में कोरोना काल में बहुत अच्छे ढंग से उसने अपना लोहा लिया। देखिए, और क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया, यही कहा जाता है कि जब जरूरत पड़े तो मदद का एक हाथ आगे बढ़ता है तो उसमें कारवां जुड़ता चला जाता है। और शायद ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। बहुत लोगों ने आपकी मदद की, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, तब जाके हम इस तरीके के पैंडेमिक को पार कर पाए, इससे हम फाइट कर पाए। लेकिन क्योंकि हम पर्यावरण संरक्षण की आप बात करते हैं, पौधारोपण की बात करते हैं, तो सरकार भी अपनी तरफ से पौधारोपण से जुड़े हुए कई कार्यक्रम चलाती है। लेकिन अगर आप जैसे लोग आगे ना आए तो वो प्रयास दोगुने नहीं होते। फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आपके तरफ से जो कार्य किया जाता है या सरकार की तरफ से जो कार्य किया जाता है, उसमें अंतर क्या है? सर्वप्रथम तो आपने मदद शब्द का उपयोग किया, यही दुख का कारण है कि हम जो मदद करते हैं, लोगों को मदद की आवश्यकता है, यही दुख का कारण है। यदि मदद करने की आवश्यकता ही ना हो तभी सशक्त भारत होगा। रहा सवाल कि इसको कैसे किया जाए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, भारत सरकार का जो उपक्रम है, और मौजूदा केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वह अपने सारे उपक्रम चलाती है हर स्तर पर, और बहुत सी संस्थाएं भी काम करती हैं। लेकिन यदि भारत देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं संस्था बनकर काम करे,